तो चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया के रहस्य खोलते हैं जो हजारों सालों तक हम सब से छिपी हुई थी। एक दुनिया जो बनी थी ईंटों, मनकों और हड्डियों से। ये थी महान हड़प्पा सभ्यता। जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर प्राचीन मिस्र जितनी ही पुरानी और उतनी ही एडवांस्ड एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन बस यूं ही गायब हो जाए, जैसे वो कभी थी ही नहीं। यही हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प रहस्य है। तो सवाल उठता है कि यह सभ्यता आखिर थी कब की। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बेहतरीन दौर था वो था लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का। इसका मतलब यह हुआ कि जिस वक्त मिस्र में महान पिरामिड बन रहे थे, ठीक उसी वक्त यहां भारत में हड़प्पा के शानदार शहर बसाए जा रहे थे। ये कोई अलग थलग कल्चर नहीं था, बल्कि उस जमाने की एक ग्लोबल सुपर पावर थी। तो आइए सबसे पहले इसी खोई हुई दुनिया की कहानी से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कांस्य युग की महाशक्ति फिर से दुनिया के सामने आई कैसे। हैरानी की बात है ना कि हजारों साल तक किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी कि ऐसी कोई सभ्यता कभी मौजूद भी थी। फिर साल 1924 में एक घोषणा हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने दुनिया को बताया कि उन्हें एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता मिल गई है, और इस एक खोज ने भारत के इतिहास को मतलब एक झटके में हजारों साल और पुराना बना दिया। इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान वो है ये हड़प्पाई मुहर, एक छोटा सा पत्थर, आमतौर पर सेलखड़ी का, जिस पर जानवरों की इतनी बारीक नक्काशी है, और साथ में वो लिखावट जो आज तक हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है, जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये मुहर इस कल्चर का सिंबल भी है और एक बहुत बड़ा रहस्य भी। अब आते हैं उनके सबसे बड़े, सबसे हैरान कर देने वाले अचीवमेंट पर। दुनिया के शायद सबसे पहले नियोजित शहर, यानी कि प्लान्ड सिटीज। सोचिए, ये उस जमाने के जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट जैसा था। अगर हम मोहनजोदड़ो जैसे शहर को देखें तो ये मोटा मोटा दो हिस्सों में बटा था। एक हिस्सा जिसे हम दुर्ग या सिटिडल कहते हैं, ये थोड़ा ऊंचाई पर था और छोटा था, शायद खास पब्लिक फंक्शंस के लिए। और दूसरा था निचला शहर, जो काफी बड़ा था और जहां ज्यादातर आबादी रहती थी। ये बंटवारा ही बताता है कि समाज कितना व्यवस्थित था। इनकी अर्बन प्लानिंग का लेवल तो मतलब दिमाग घुमा देता है। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, जैसे आज की सिटी प्लानिंग हो। और सबसे कमाल की बात क्या है, घर बनाने से पहले ही नालियां बिछा दी गई थीं। मतलब सोचिए कितनी जबरदस्त प्लानिंग और दूर की सोच थी। हर जगह एक ही साइज की ईंटें और हर घर की नाली मेन ड्रेन से कनेक्टेड। कमाल है। अच्छा, उनके घरों की बनावट से भी उनकी सोच का पता चलता है। लगता है कि प्राइवेसी, निजता उनके लिए बहुत जरूरी थी। घरों में ग्राउंड फ्लोर पर खिड़कियां नहीं होती थी और मेन गेट इस तरह बना होता था कि सड़क से सीधे घर के आंगन में कोई झांक ना सके। और पानी की सप्लाई, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अकेले मोहनजोदड़ो शहर में करीब करीब 700 कुएं मिले हैं। 700! ये उस जमाने के हिसाब से एक कमाल का वाटर सप्लाई सिस्टम था। दुर्ग वाले ऊंचे इलाके में वहां हमें कुछ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं, जैसे कि मशहूर ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। ये एक बहुत बड़ा वाटरप्रूफ टैंक था, शायद किसी खास मौके पर किसी रस्म के लिए इस्तेमाल होता होगा। ये उनकी इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। तो शहर तो बड़े शानदार थे, पर इनमें रहने वाले लोग कैसे थे, उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए अब सिंधु नदी के किनारे बसे इस समाज को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो खाने में क्या था इनके? जो सबूत मिले हैं उनसे लगता है कि ये लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन दोनों में माहिर थे। मतलब गेहूं, जौ, दालें ये सब उगाते थे, और साथ में भेड़, बकरी, भैंस जैसे जानवर भी पालते थे। शिकार करना और मछली पकड़ना भी जानते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि चावल के सबूत बहुत कम मिले हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या इनके समाज में भी अमीर गरीब का फर्क था? आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि हाँ, बिल्कुल था। और इसका पता कैसे चलता है? कुछ चीज़ों से। जैसे मिट्टी के आम बर्तन तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन कुछ खास कीमती चीज़ें जैसे फायोन्स नाम के एक रेयर मटेरियल से बनी चीज़ें, वो सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में मिलती हैं। इनके कारीगरों का हुनर तो देखिए। ये जो खूबसूरत लाल रंग के कार्नेलियन के मनके हैं ना, इनको बनाने का प्रोसेस बड़ा दिलचस्प था। पहले पीले रंग का कच्चा पत्थर लाते,
फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते और फिर उसे बड़ी सावधानी से आग में तपाकर ये शानदार लाल रंग दिया जाता था। मतलब कमाल की टेक्नोलॉजी थी इनके पास। और ये हुनर सिर्फ अपने लिए नहीं था। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़े ट्रेड एम्पायर का सेंटर थी। इनका नेटवर्क पूरे प्राचीन वर्ल्ड में फैला हुआ था। इनकी सप्लाई चेन को समझिए। कीमती पत्थर लैपिस लजुली वो आता था दूर अफगानिस्तान से, तांबा राजस्थान से, सोना साउथ इंडिया से और शंख गुजरात के समुद्री किनारों से। ये एक जबरदस्त बहुत ऑर्गेनाइज नेटवर्क था। और हमें ये सिर्फ अंदाजे से नहीं पता, इसका पक्का सबूत भी है। हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में वहां के पुराने टेक्स्ट में मेलुहा नाम की जगह से व्यापार का जिक्र मिलता है। और ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि हड़प्पा का ही इलाका था। तो इतने लंबे सफर में सामान को सेफ कैसे रखते थे? इसके लिए वो एक बड़ी स्मार्ट टेक्निक यूज करते थे, जिसे कहते थे सीलिंग। मतलब सामान के थैले पर गीली मिट्टी का एक थप्पा लगाते और उस पर अपनी मुहर दबा देते। अब अगर डेस्टिनेशन पर यह मिट्टी की सील टूटी नहीं है, तो इसका मतलब सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और यह भी पता चल गया कि भेजा किसने है। सिंपल। और व्यापार में ईमानदारी के लिए उनके पास एकदम सटीक बाट भी थे, चर्ट नाम के पत्थर से बने हुए। और इनकी वजन की प्रणाली तो और भी हैरान करने वाली है। छोटे वजन के लिए बाइनरी सिस्टम यानी 1, 2, 4, 8 और बड़े वजन के लिए डेसिमल सिस्टम। ये कुछ आज के कंप्यूटर जैसा ही तो है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब हम आते हैं उन बड़े बड़े रहस्यों पर, उन सवालों पर जिनके जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं। और सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, आखिर उनकी लिखाई क्या कहती थी? ये जो लिखावट है ना, ये आज तक एक रहस्य बनी हुई है। हम इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं, जैसे इसमें करीब 375 से 400 तक चिन्ह है। तो ये कोई अल्फाबेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें इतने अक्षर नहीं होते। हमें यह भी पता है कि इससे दाएं से बाएं लिखा जाता था, लेकिन बस इसके आगे हम कुछ नहीं जानते। उनके शब्द आज भी हमारे लिए एक राज हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसी सभ्यता जो इतनी बेहतरीन तरीके से प्लान की गई थी, इतनी स्टैंडर्डाइज्ड थी और इतने बड़े इलाके में फैली हुई थी, वो सब आखिर कहाँ चले गई? वो सभ्यता खत्म कैसे हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है और हमें भी इस महान खोई हुई दुनिया के बारे में सोचने के लिए छोड़ जाता है।